हेलो फ्रेंड्स। आज हम तीसरे पार्ट के साथ आ गए और लास्ट वीडियो में बहुत सारे बच्चों ने कहा कि जो फॉन्ट साइज है वो काफ़ी कम है, तो इस वीडियो में मैंने फॉन्ट साइज को इंक्रीज किया हुआ है। हम लोग वो सारे टॉपिक्स कवर करने की कोशिश कर रहे हैं जो सिविल सर्विसेज 2020 प्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रिलेवेंट और बहुत यूजफुल है। आज का टॉपिक भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला टॉपिक है कोरोना वायरस। हम लोग इस समय लॉकडाउन में हैं, अपने घरों में हैं, और आपको पता है कि कोरोना वायरस जो है वो पूरी तरह से फैला हुआ है। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोरोना वायरस। देखिए, हमें समझना होगा कोरोना एक फैमिली का नाम है, राइट। ये कोई एक वायरस का नाम नहीं है। कोरोना वायरसेस की फैमिली का नाम है। देखिए, कोरोना वायरस आर लार्ज फैमिली ऑफ वायरसेस, राइट। तो क्या है ये? फैमिली वायरस की। इसमें बहुत सारे मेंबर है, और आप ये मानिए कि ऐसे बहुत सारे वायरसेस हैं जो हमारे लिए खतरनाक बिल्कुल भी नहीं है, या बहुत सारे हमारे सिस्टम से ऐसे इंटरेक्ट करते हैं कोई लेने। नॉर्मली आपने देखा होगा कि अक्सर जब सीजन चेंज होता है तो हमें जुकाम बुखार वगैरह की शिकायत होती है। डॉक्टर कहते हैं ये वायरल फीवर हो गया है, इनको वायरल बुखार है। तो बिल्कुल वही चीज है कि कोरोना वायरस एक फैमिली का नाम है जिसमें बहुत सारे वायरसेस हैं। अब जैसे एक फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं और कुछ सीधे हो जाते हैं और कुछ थोड़े से खराब निकल आते हैं, तो इस फैमिली में कुछ मेंबर ऐसे हैं जो कुछ वायरसेस ऐसे हैं जो हमारे लिए सही नहीं है। जैसे आपने सुना होगा, सबसे पहले बात हम करते हैं MERS मर्स के बारे में। तो मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, और फैमिली कौन सी? कोरोना वायरस। तो लिखा है मर्स CoV। इसी तरह हमने पढ़ा सार्स CoV, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस, राइट। अब देखिए, नोवल कोरोना वायरस जो आजकल हम लोग जिसे कोविड-19 कह रहे हैं, तो बेसिकली इस वायरस का नाम क्या है? नोवल। तो नोवल कोरोना वायरस डिजीज, ठीक है। कोरोना वायरस इज अ न्यू स्ट्रेन, एक नया मेंबर है। अब नया मेंबर हम क्यों करें? क्योंकि इसके पहले इस स्ट्रेन का, इस वायरस के स्ट्रेन का हमने ह्यूमंस पर असर नहीं देखा था, या ह्यूमंस इसको पहचान नहीं पाते हैं, राइट। अब देखिए, इस पॉइंट को समझिएगा। कोरोना वायरसेस आर जूनोटिक। जूनोटिक का मतलब क्या होता है? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जूनोटिक का मतलब होता है कि दे आर ट्रांसमिटेड बिटवीन एनिमल्स एंड पीपल, यानी ऐसी डिजीजेस जो एनिमल से लोगों में हो रही, इन्हें हम बोलते हैं जूनोटिक डिजीजेस, राइट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एक पॉइंट जूनोटिक। द जूनोटिक डिजीज इज अ डिजीज स्प्रेड बिटवीन एनिमल एंड पीपल, राइट। अब देखिए, जूनोटिक डिजीज कैन बी कॉज्ड बाय, अब ये वायरस से भी कॉज हो सकती है, बैक्टीरिया से भी हो सकती है, पैरासाइट से भी हो सकती है, और फंगाई से भी हो सकती है। जैसे देखिए, सार्स सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस was transmitted from civet cat to humans, राइट। तो हमने देखा कि ये एक सीवियट कैट से ह्यूमन में हुई। इसी तरह मॉर्स मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम फ्रॉम कैमल्स टू ह्यूमन। तो आप देख रहे हैं कि जानवरों से इंसानों में हो रही, इसीलिए हमने क्या नाम दिया? इसे जूनोटिक डिजीज बोला है, राइट। सेवरल नोन कोरोना वायरस आर सर्कुलेटिंग इन एनिमल्स दैट हैव नॉट इन्फेक्टेड ह्यूमंस। पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं, बहुत सारे ऐसे कोरोना वायरसेस फैमिली के मेंबर हैं जो हमारे अंदर तो सर्कुलेट होते हैं या ह्यूमन से इंटरेक्ट करते हैं, बट हमें कोई इन्फेक्शन या कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। अब देखिए, आपको पता होगा कि हर देश में अलग अलग एम्पावर्ड ग्रुप बनाए जा रहे हैं, अलग अलग मीटिंग्स हो रही है, WHO भी बहुत कुछ कर रहा है। तो ये सब बड़े जनरलाइज पॉइंट हैं, तो आपको देखने ही देखने होंगे। बट इसी बीच में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला, एक इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई GLOPIDR। मैंने ऐसा पाया है अपने एक्सपीरियंस में कि यूपीएससी ऐसी किसी ऑर्गेनाइजेशन को जो बैकग्राउंड में रहकर काफी काम कर रही होती है और बहुत ज्यादा चर्चा में नहीं होती, उसको पूछता है। तो आपको इसके बारे में थोड़ा सा वर्कआउट करना है। GLOPID के बारे में, ग्लोबल रिसर्च कोलैबोरेशन फॉर इन्फेक्शियस डिजीज प्रिपेयरनेस। तो ये क्या है? एक ऐसी ग्लोबल अलायंस है इंटरनेशनल रिसर्च के लिए जो फंडिंग प्रोवाइड करता है और एपिडेमिक से लड़ने के लिए लोगों को कैसे लड़ना है, कि स्ट्रेटजी तैयार करने का काम करता है। कोरोना के बारे में आप लोग ने काफी कुछ पढ़ा है, हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। एक पॉइंट और मैं यहाँ पे आपको क्लियर करता हूँ। तो ये वायरसेस को हम लोग मेजॉरिटी में दो भागों में बांट सकते हैं इनकी क्लासिफिकेशन के बेसिस पर। नंबर 1 RNA वायरस एंड नंबर 2 DNA वायरस। पहला कौन सा? RNA। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा RNA वायरसेस किसे कहते हैं और DNA वायरसेस किसे कहते हैं। देखिए, जो वायरस है RNA है और DNA वायरस। तो कोरोना वायरस जो है वो RNA टाइप वायरस है। कैसे वायरस है?
आरएनए टाइप वायरसेस है। दोनों वायरसेस के टाइप्स में से, आरएनए और डीएनए वायरसेस के टाइप में से, आरएनए वायरस जो होते हैं वो ज्यादा डेडली होते हैं, ज्यादा खतरनाक होते हैं। इसके डेडली होने के पीछे भी दो रीजंस हैं। कितने रीजंस हैं? दो। क्यों आरएनए वायरस खतरनाक होते हैं? नंबर वन, पहला, ये हमारे ह्यूमन हेल्थ के लिए कॉम्पिटेबल नहीं है, इन्फेक्शियस होते हैं। नंबर टू, इनमें म्यूटेशन बहुत ज्यादा होता है। म्यूटेशन का मतलब है कि वायरस स्ट्रक्चर चेंज करता रहता है। सपोज करो आज की डेट में कोई वैक्सीन डेवलप भी हो जाए, तो क्या वैक्सीन से ये वायरस पूरी तरह से सही हो सकता है? शायद नहीं। हो सकता हो कि अगले साल इस वायरस का कोई और स्ट्रक्चर हमारे सामने हो, राइट? तो ये होता है आरएनए वायरस की प्रॉब्लम। तो आरएनए वायरस क्यों खतरनाक है? क्योंकि इन्फेक्शियस है, ह्यूमंस के लिए सही नहीं है, एज वेल एज इसमें म्यूटेशन के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। और तो जो ये कोरोना वायरस है, ये वैसे तो खतरनाक नहीं है, सभी के लिए बहुत खतरनाक नहीं है, बट इसका जो ओवरऑल फैटेलिटी रेट है दैट इज 2.3%, यानी जितने लोगों को भी होगा अभी तक के डेटा के अकॉर्डिंग उसमें 2.3% की डेथ हो सकती है। बट ये एज के साथ चेंज होता है। जो सबसे ज्यादा खतरा है वो 80 प्लस ईयर्स के लोगों के लिए है। 15% ऑफ कोरोना वायरस अफेक्टेड पेशेंट में डाई, और ऐसे लोगों में खतरा और बढ़ जाता है जिनमें कोई एसोसिएटेड प्रॉब्लम है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए, ये तो प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। मेन पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखें कि हमें क्या करना चाहिए ऐसे डिजीज के लेवल में, तो इसको आप पढ़िएगा, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। क्या गवर्नमेंट होती है, कुछ जनरल बातें हम करते हैं, जैसे इस समय डेवलप्ड कंट्रीज को एक लीडिंग रोल में आना चाहिए, और जिन जिन डेवलपिंग कंट्रीज में ये वायरस फैल रहा है, पेंडेमिक हो रहा है, उनको फंडिंग देना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, पीपीई किट देना चाहिए, टेक्नोलॉजी देना चाहिए, और हर वो सुविधाएं देनी चाहिए जो वो दे सकते हैं। आप एक चीज समझिएगा, जो सॉल्यूशन है इस पेंडेमिक प्रॉब्लम का, इस ग्लोबल इशू का, दैट इज द एजाइल गवर्नेंस। मीन्स में जीएस2 पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको इसके बारे में अपने आप वर्कआउट करना होगा कि व्हाट इज एजाइल गवर्नेंस। थोड़े से शब्दों में कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताइएगा एजाइल गवर्नेंस कहते किसे हैं। अगला क्वेश्चन हमने सुनना या सुनते आ रहे हैं कि जो कोरोना वायरस है पेंडेमिक है या पेंडेमिक पोटेंशियल है। पेंडेमिक का मतलब क्या होता है? तो ज्यादातर लोग पेंडेमिक का यही मतलब समझते हैं कि अगर कोई बीमारी एक बहुत बड़े स्केल पर फैल गई है, एक बहुत बड़े एरिया में फैल गई है, तो उसे हम पेंडेमिक कहते हैं। बट यहाँ पे एक पॉइंट और है जिसको समझना, पेंडेमिक डिजीज किसे कहते हैं? पेंडेमिक डिजीज दो तरह से होती है। पहला कि ये इट कैन स्प्रेड बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, यानी बहुत बड़े लेवल पर फैलती चली जा रही है, जैसे कोरोना वायरस के रेफरेंस में आप देख रहे हैं। दूसरा, मोस्ट ऑफ पीपल आर नॉट इम्यून टू न्यू डिजीज, ज्यादातर लोग इस नई डिजीज के लिए इम्यून नहीं है, राइट? काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। अब हम अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। हमारा आज का जो पूरा टॉपिक है वो केवल ऐसे बीमारियों से है जो हाल फिलहाल में चर्चा में रही थी। नेक्स्ट टॉपिक है नीपा वायरस। नीपा वायरस सबसे पहले जो हम लोग के नजर में आया था 1999 में, और ये हमने सबसे पहले जो इसका आउटब्रेक हुआ था वो मलेशिया में हुआ था। अब पिग फार्मर्स से मलेशिया में, अभी आपने देखा सार्स कैट से, मर्स कैमल से, और नीपा वायरस किससे हो रहा है? पिग से, राइट? पिग से फार्मर में हो रहा है और मलेशिया में स्टार्ट हुआ। तो हम देखें हर बार एनिमल टू पीपल हो रहा है, तो कैसे डिजीज है? जूनोटिक डिजीज है। बाद में नीपा वायरस के केसेस हमें केरला में भी मिले। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, आप जरा इसको समझिएगा। अभी आपने कोविड-9 के रेफरेंस में भी देखा था केरला में नंबर ऑफ पेशेंट ज्यादा थे। नीपा के रेफरेंस में भी सबसे ज्यादा पेशेंट हमें कहाँ मिले थे? केरला में मिले थे। इसका क्या पॉसिबल रीजन हो सकता है? तो देखिए, मे बी इसका एक पॉसिबल रीजन ये हो सकता है कि यहाँ के बहुत सारे लोग विदेशों में काम करते हैं, चाहे वो साउथ ईस्ट हो, चाहे साउथ ईस्ट एशिया हो, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो। आप यहाँ पे एक काम जरूर करिएगा कि आप देखिएगा कि भारत के कितने लोग, किस स्टेट के लोग कहाँ पे सबसे ज्यादा काम करते हैं, और अगर हो सकेगा तो इसका एक छोटा सा चार्ट बनाने की कोशिश करिएगा। आगे देखते हैं। नीपा वायरस, जैसे अभी आपने पढ़ा था कोरोना वायरस में नोवल बिलोंग करता था किस फैमिली से? कोरोना फैमिली से। तो वैसे ही ये जो वायरस है नीपा वायरस, ये एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता है जिसे हम बोलते हैं हेनिपा वायरस, राइट? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करिएगा। कभी कभी होता है कि बहुत चर्चा में चीजों को नहीं पूछा जाता है, किसी पुरानी डिजीज को यूपीएससी है अदर एग्जाम पे। तो नीपा भी जो होता है वो आरएनए वायरस है। आरएनए वायरस, अभी हम लोग ने बात की थी, 2 टाइप के वायरसेस थे, आरएनए और डीएनए वायरसेस। आरएनए वायरस मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड वायरस, डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड वायरस।
आरएनए वायरस, मैंने आपको डिस्कस किया है कि दोनों वायरसेस में आरएनए वायरस ज्यादा खतरनाक होते हैं। आरएनए वायरस मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिजीज इन ह्यूमन, ज्यादा ह्यूमन के लिए इन्फेक्शियस है, एज वेल एज हाई म्यूटेशन रेट कंपेयर टू डीएनए वायरस, इसलिए दोनों तरह से में आरएनए वायरस ज्यादा खतरनाक होते हैं। तो निपा वायरस हो चाहे कोरोना वायरस है, कैसे टाइप के वायरसेस है, दैट आर आरएनए टाइप वायरस। ट्रांसमिशन कैसे होता है, देखिए हमें पता है ज्यादातर डिजीज कैसी है, जूनोसिस है, अभी हम लोग बात कर चुके हैं, मींस डिजीज ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमन, राइट। जूनोसिस डिजीज आप पीछे भी देख चुके हैं, चाहे वायरस से हो सकती हैं, बैक्टीरिया, फंगाई, पैरासाइट्स। कुछ और एग्जांपल हम लोग लेते, आप लोग थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जरूर पढ़ेगा। एंथ्रेक्स, बर्ड फ्लू, इबोला, डेंगू, रेबीज, मलेरिया, स्वाइन फ्लू, दीज आर जूनोटिक डिजीज, राइट। अब देखिए ये जो नीपा वायरस था, ये ह्यूमंस में आया कहां से, तो ऐसा माना जाता है कि फ्रूट बैट्स, फ्लाइंग फॉक्स में ये नीपा वायरस इनसे और ह्यूमन के इंटरेक्शन से आ गया। जैसे ऐसा हुआ होगा कि शायद कुछ बैट्स ने कुछ फ्रूट्स को खाया होगा और उन्हीं फ्रूट्स को ह्यूमंस ने खाया होगा, मे बी इस तरह से ट्रांसमिशन हुआ हो। एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है इन वायरस के फैलने का, क्योंकि लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटाट, आपने इन्वायरमेंट इकोलॉजी में पढ़ा होगा कि बहुत ज्यादा डिग्रेडेशन का रीजन है कि जो इन जानवरों के नेचुरल हैबिटाट है वो लगातार क्या होते जा रहे हैं, कम होते चले जा रहे हैं, लगातार डिस्ट्रक्शन होता चला जा रहा है एंथ्रोपोजेनिक रीजंस के कारण। तो अब इससे क्या हो रहा है कि इस तरह की डिजीजेस बढ़ रही हैं। तो अगर हमें फ्यूचर में इन डिजीजेस को कंट्रोल भी करना होगा तो इन इकोलॉजी कंजर्वेशन एक इंपॉर्टेंट आइडिया होगा और हमें इन नेचुरल हैबिटाट का प्रोटेक्शन करना ही होगा, ताकि किसी भी जीनस का, किसी भी जानवर का हैबिटाट डिस्ट्रॉय ना हो। ह्यूमंस में डायरेक्टली कांटेक्ट से हो सकता है, ठीक। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है इंक्यूबेशन पीरियड, समझिएगा क्या होता है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब क्या हुआ कि इंटरवल फ्रॉम इन्फेक्शन टू द ऑनसेट ऑफ सिम्टम। मानो एक आदमी था ए जो है वो टहलने गया, टहलते टहलते वो एक ऐसे आदमी के घर पहुंचा, बी के घर, जिसको कोई वायरल डिजीज थी, सपोज कर लो कोरोना था या निपा वायरस था। अब क्या एक जैसे ही घर लौट कर आएगा उसको बीमारी हो चुकी? नहीं, एक को कुछ टाइम लगेगा सिम्टम्स अपीयर होने में, तुरंत नहीं। वो टाइम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल अलग हो सकता हो 4 दिन लगे, हो सकता हो 15 दिन लगे, हो सकता हो 14 दिन लगे। तो 4 to 14 डेज का कॉमनली इंक्यूबेशन पीरियड मानते हैं। मतलब एक्सपोजर कब हुआ और सिम्टम कब अपीयर हुए, इन दोनों के जो बीच का पीरियड है यही कहलाता है इंक्यूबेशन पीरियड। इसीलिए आपने देखा होगा क्वारंटीन कितने दिन के लिए करा जा रहा है मजदूरों को, 21 दिन के लिए, 41 डेज के लिए, सॉरी 14 डेज के लिए, तो इस तरह से हो रहा। तो इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? इंटरवल फ्रॉम इन्फेक्शन टू द ऑनसेट ऑफ सिम्टम रेंजेस फ्रॉम 4 to 14 डेज, राइट। अब जितनी भी वायरल डिजीज हैं ज्यादातर के सिम्टम एक जैसे ही हैं, बॉडी एक, हेडेक, फ्लू, कोल्ड एक्सेट्रा, सॉरी कोल्ड, फ्लू नहीं, हेडेक, डिजीनेस, एंसेफेलाइटिस, ब्रेन इंफ्लेमेशन। अब एक और आपने सुना, सम टाइम वायरल डिजीज में ऐसा भी होता है पर्सन कैन हैव एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, कोरोना वायरस के रिस्पेक्ट में भी आप इस शब्द को सुन रहे होंगे, व्हाट इज एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कोई आदमी है, सपोज करो ए है, इसका अगर हम टेस्ट करते हैं, ये कुछ दिनों पहले वायरस के एक्सपोजर में था, तो टेस्ट तो पॉजिटिव आता है, बट क्या है ये कैरियर तो है, इससे वायरस फैल तो सकता है, बट इसके पास कोई सिम्टम नहीं, ये देखने सुनने में एकदम नॉर्मल लगेगा, इसको ना बुखार होगा, ना छींक आ रही होगी, ना जुकाम होगा, तो ये नॉर्मल है, बट एक कैरियर है। तो ऐसे आदमी को हम क्या बोल रहे हैं? एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्टेड बोल रहे हैं, राइट। अब देखो कुछ वायरल डिजीज का ट्रीटमेंट क्या होता है, तो आपको पता होगा कि भाई ज्यादातर वायरस डिजीज का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, देयर इज नो वैक्सीन और नो ड्रग। वायरल डिजीज का एक इलाज सिंपली ये हो सकता है कि जितनी जल्दी से जल्दी उस वायरस को हम अपनी बॉडी से फ्लश आउट कर दें। इसीलिए आपने देखा होगा कि कभी किसी को डेंगू हुआ हो या कोई और चिकनगुनिया हुआ हो, तो
तो डॉक्टर कहता है खूब ज्यादा लिक्विड इनटेक कराइए, खूब पानी पिलाइए, चीनी पानी पिलाइए। क्यों? ताकि जितना ज्यादा हम पानी पिएंगे उतना ज्यादा ही हमारा जो वायरस है वो फ्लश आउट होने की प्रोबेबिलिटी होगी। राइट, अब आप देखिए इसमें कौन से टेस्ट यूज करते हैं वायरस की जांच के लिए। आरएनए वायरस की जांच के लिए ये निपा वायरस के रेफरेंस में भी सही है, कोरोना के रेफरेंस में भी सही है। अब आगे की एक वीडियो में हम इन टेस्ट की डायग्नोसिस, इनके तरीकों को डिस्कस करेंगे। हो सकता हो कि यूपीएससी इस पे से क्वेश्चन पूछे, और तो बहुत टेक्निकल होगा। तो सबसे पहला टेस्ट होता है आरटीपीसीआर। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से या अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सिंपली नाम को याद रखें, रियल टाइम पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन टेस्ट। तो आपसे पूछ सकते हैं आरटीपीसीआर टेस्ट किस तरह की बीमारियों के लिए हो सकता है या किस तरह की बीमारियों को जानने के लिए करते हैं। तो ऐसी सारी बीमारियों को जानने के लिए कर सकते हैं जो कि वायरल इन नेचर है या कि जो थ्रू वायरस हो रही हैं, जिनके जो वायरस के थ्रू फैल रही है। एलिसा टेस्ट के बारे में आपने सुना होगा, डेंगू में, एड्स में आप एलिसा टेस्ट के बारे में सुनते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारी जो है ये वायरल डिजीज है, थ्रू वायरसेस हो रही हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा डेंगू किस वायरस से होता है, ठीक है, और एड्स किस वायरस से होता है। इसी तरह से पीसीआर टेस्ट भी हम लोग देख रहे हैं। तो आरटीपीसीआर टेस्ट, एलिसा टेस्ट, पीसीआर टेस्ट, ये कुछ टेस्ट है जिससे हम किसी भी वायरल डिजीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम। एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम लास्ट ईयर जुलाई अगस्त के टाइम पे काफी ज्यादा चर्चा में था, और आपने याद होगा कि बिहार में एक पर्टिकुलर टाइप का बुखार चला था, चमकी बुखार। तो चमकी बुखार को ही हम इससे रिलेट करके देख सकते हैं, एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम। क्या हुआ था कि अचानक से क्या हुआ कि ऐसी खबरें आने लगी कि लीची खाने से बहुत सारे लोगों की डेथ होने लगी, और स्पेशली बच्चों की। जो भी बच्चा लीची खा लेता था उसकी डेथ हो। धीरे धीरे ऐसा र्यूमर फैला कि आम लोगों ने भी लीची खाना छोड़ दिया। लोगों को लगने लगा कि लीची में कोई वायरस है, लीची में कोई इन्फेक्शन है। बट एग्जैक्टली रीजन क्या था, आइए इस लेक्चर में हम देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले इस लेक्चर को समझने के लिए, इस डिजीज को समझने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स को समझना होगा। सबसे पहले एन्सेफेलाइटिस किसे कहते हैं, तो आप ऐसे समझिए ब्रेन का जो नेम है दैट इज आल्सो नोन एज एनसेफेलॉन, ठीक है। आइटिस, एनसेफेलॉन स्टैंड फॉर ब्रेन, आइटिस स्टैंड फॉर इन्फ्लामेशन। अगर किसी चीज में कोई पैथोलॉजी है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसे हम बोलते हैं आइटिस। तो जैसे एक और समझे, साइनस एक नॉर्मल स्ट्रक्चर का नाम है। नोज के अंदर एक स्ट्रक्चर है जिसको हम बोल रहे हैं साइनस, और जब उसका इन्फ्लामेशन हो जाता है साइनोसाइटिस। आपने सुना होगा ऑस्टियोआर्थराइटिस, अपेंडिसाइटिस। तो ये आइटिस स्टैंड फॉर इन्फ्लामेशन। तो वैसे एनसेफेलॉन नाम है ब्रेन का, और वेन एवर द इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन अकर्ड नोन एज एनसेफेलाइटिस, राइट। तो जो डिजीज फैली बिहार में दैट इज नोन एज एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम, इसको जोड़कर देखा गया लीची से। बेसिकली यहाँ पे एक चीज हम समझते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया और ग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया। ग्लाइसीमिया का मतलब होता है अमाउंट ऑफ शुगर इन द ब्लड। हाइपरग्लाइसीमिया मतलब शुगर का बहुत ज्यादा बढ़ जाना, हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब शुगर के लेवल का कम हो जाना। अब देखिए हुआ, एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम इज अ कलेक्टिव टर्म। जो एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम है ये बहुत बड़ा टर्म है, ये कई सारे डिजीज में हो सकता है, किसी पर्टिकुलर डिजीज का नाम नहीं है। तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम जैसे मेंटल कंफ्यूजन, डिसओरिएंटेशन, कन्वर्जन, तो अलग अलग चीजों के कारण हो सकता है। मेनिंजीज, जो ब्रेन की लेयर होती है उन्हें हम बोलते हैं मेनिंजीज। तो कभी कभी इनका इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो मेनिंजाइटिस कहलाता है। जैसे आपने एक बीमारी के बारे में सुना होगा जापानीज एन्सेफेलाइटिस। तो जापानीज एन्सेफेलाइटिस एसोसिएटेड विद मेनिंजाइटिस, द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन, ठीक है। जापानीज एन्सेफेलाइटिस इज अ वायरल डिजीज, राइट। इसी तरह आपने सुना होगा इंसेफेलोपैथी, सेरिब्रल मलेरिया। तो ये सबसे जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, इन सबको हम नाम दे रहे हैं एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम। पॉइंट समझने की कोशिश करेगा। जो एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम है ये एक सेट ऑफ सिम्टम्स हैं जिसके कारण कई सारे हो सकते हैं। मैंने बताया ये वायरल भी हो सकता है, बैक्टीरियल भी हो सकता है, और थ्रू केमिकल चेंजेस भी हो सकता है। अब देखिए, अगर वायरल है, इन्फ्लेमेशन किसी इन्फेक्शन से हो रहा है, वायरल है, बैक्टीरियल है, तो हम बोले इंसेफेलाइटिस। अगर वो बायोकेमिकल से हो रहा है तो हम बोले इंसेफेलोपैथी। इंसेफेलाइटिस, an inflammation of brain cell due to viral or bacterial disease known as encephalitis. Encephalopathy, brain damage caused occur due to an environmental toxin, किसी टॉक्सिन से हो रहा है। तो दोनों बातों में अंतर है।
हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया और समझिए। हाइपोग्लाइसीमिया मीन्स लो ब्लड शुगर लेवल, हाइपरग्लाइसीमिया मीन्स हाई ब्लड शुगर लेवल। अब देखो इस बीमारी का लीची से कनेक्शन क्या था। तो लीची में एक टॉक्सिन पाया जाता है, एक नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं मिथाइल साइक्लोप्रोपाइल, एमसीपीजी, मिथाइल मिथाइलिन साइक्लोप्रोपाइल ग्लाइसिन, एमसीपीजी। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। अब क्या होता था, ये एक नेचुरल टॉक्सिन है जो हाइपोग्लाइसीमिया अकर करता है। यानी आप अगर लीची खाइए रात को सोते समय तो आपके ब्लड शुगर लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब ऐसे बच्चे हैं जिनको खाने को नहीं मिलता है, माल न्यूट्रिशन है, उन्होंने दिन भर खाना नहीं खाया और रात को सोते समय, मुजफ्फरनगर वगैरह में लीची की पैदावार अच्छी है, सस्ती होती है, तो केवल लीची खा के सो गए। अब जब केवल लीची खा के सो गए, दिन भर कुछ नहीं खाया था, दिन भर कुछ नहीं खाने की वजह से ब्लड शुगर लेवल कम था और लीची खाने से ब्लड शुगर लेवल कम हो गया और उनको हो गया हाइपोग्लाइसीमिक शॉक। तो हाइपोग्लाइसेमिक शॉक होने से उनका जो ब्रेन था उसने काम करना बंद कर दिया या वो शॉक की स्थिति में आ गया और अल्टीमेटली डेथ हो गई। तो समझिए लीची से बीमारी नहीं फैल रही थी। अगर कोई नॉर्मल इंडिविजुअल या कोई नॉर्मल वेल नरिश्ड बच्चा लीची खाएगा तो कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पे जो एग्जैक्टली कॉज था वो लीची नहीं थी, वो जो कॉज था वो अंडर नरिशमेंट था। ठीक है, तो अंडर नरिशमेंट इसका कॉज था। क्या ये कोई वायरस से हो रहा था? Is any virus involved in causing hypoglycemic encephalopathy? No, इसमें कोई वायरस नहीं था। ठीक है, और दूसरा पॉइंट, इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? तो देखिए ट्रीटमेंट का वही मैंने बताया आपको कि जिसमें शुगर ग्लाइसीमिया हुआ है या हाइपोग्लाइसीमिया है तो इसमें हमें एनी हाउ शुगर लेवल मेंटेन करना होगा। तो कुछ देखिए आपने अक्सर देखा होगा कि डॉक्टर ग्लूकोज चढ़ा रहे हैं या ऐसा, तो इसमें क्या करना है, 10% ऑफ डेक्सट्रोज हमें बच्चे को रिफ्यूज करना है। एनी हाउ हमें उसका शुगर लेवल मेंटेन करना होगा। अब देखो ये तो बहुत स्पेशलाइज बात हुई। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी बीमारी फ्यूचर में ना हो तो हमें क्या करना होगा, तो हमें बिल्कुल क्लियर है कि इसमें हमें दोनों रोल देखने होंगे कि गवर्नमेंट को क्या करना होगा और पेरेंट्स को क्या करना होगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट का रोल यही हो सकता है कि एनी हाउ सारी सप्लाई मेंटेन हो, हेल्थ केयर फैसिलिटीज अच्छी की जाए और किसी भी तरह इधर मिड डे मील प्रोग्राम और मनरेगा थ्रू आंगनबाड़ी हम लोग ये इंश्योर करने की कोशिश करें कि बच्चे को दिन में भी खाना मिले। और दूसरा जो पेरेंट्स को करना होगा उन्हें ये भी इंश्योर करना होगा कि रात में बच्चे खाना खाए बिना ना सोएं, स्पेशली इस रीजन में, क्योंकि हाइपोग्लाइसेमिक शॉक एक बहुत कॉमन कॉज था इस डेथ में। और हीट वेव पीरियड में जब भी गर्मियां चल रही हो, जैसे ही बीमारी भी जून जुलाई के मौसम में फैली, तो ज्यादातर बच्चे घरों के अंदर हैं। राइट, तो आज का ये जो वीडियो है हम लोग यही समाप्त करते हैं। इसमें हम लोग ने 3 चीजें पढ़ी, कोरोना के बारे में, निपा के बारे में और एईएस के बारे में। और अगले वीडियो में हम लोग एबोला और कुछ और वायरसेस के बारे में पढ़ेंगे जो इस साल चर्चा में रही। आपको